ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का जो विषय है ये है मंथली राशिफल, जो कि अप्रैल 2026 का है। और इसके माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे आप कर्क लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये अप्रैल 2026 कैसा जाने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं, क्या ग्रहों की स्थिति रहने वाली है अप्रैल 2026 में कर्क लगन राशि के जातकों के चार्ट में, कितने शुभ और कितने अशुभ परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा अपने सभी जब राशियों के विषय में चर्चा करता हूं आपके साथ, तो अंत में बड़े छोटे छोटे से और कुछ अचूक और सटीक उपाय भी आपको दिया करता हूं। वो इसलिए दिया करते हैं हम कि ताकि उन छोटे छोटे से उपायों को करके, क्योंकि उसमें ना तो समय का कोई चक्कर है, ना कोई पैसे खर्च करने का कोई ज्यादा मसला है, तो वो तो श्रद्धा का मसला है सारा। कि अगर आप उनको श्रद्धा भाव से करेंगे, नियमित रूप से करेंगे, तो कोई वजह नहीं है कि जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ना मिले। तो साथियों, मैंने जैसा कहा कि कर्क लगन राशि के जो जातक हैं जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है, उनके विषय में आज बात होगी इस कार्यक्रम के दौरान। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहले से बने हुए हैं, इस प्रोग्राम को देखते हैं मेरे, तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से ज्ञात होगा कि हम जो बात करते हैं मेनली 5 पॉइंट्स पर करते हैं, जिसमें कि नंबर 1 तो हम बात करते हैं आपके करियर को लेकर के, करियर कैसा रहने वाला है, क्योंकि मुख्य जो चीज़ है मेन वो तो करियर ही होती है लाइफ में। उसके बाद आपके धन के आगमन की स्थिति है, धन लाभ जिसको कहते हैं, धन का संचय। और उसके बाद फिर सुख साधनों का कितना लाभ और उपयोग आपके द्वारा हो पाएगा इस महीने में। और इसके बाद तीसरा पॉइंट रहेगा कि प्रेम संबंध अगर आपके कहीं हैं, या कुछ ऐसी इच्छा है आपकी, या कुछ ऐसा सिग्नल कहीं से मिल रहा है, तो उसमें अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कितना उसमें आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। और नंबर 4 ये कि अगर आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो मैरिड लाइफ किस दिशा में जाएगी, कैसे संबंध रहेंगे अपने स्पाउस के साथ आपके। और नंबर 5 कि भाई आपका पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं या हायर एजुकेशन, तो आपकी शिक्षा को लेकर के रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। संतान के द्वारा भी माता पिता को किस प्रकार के रिजल्ट्स की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। और अंत में स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। तो ये सारी चीजों पर चर्चा एक एक करके करेंगे और अंत में आपको छोटे छोटे उपाय भी जरूर देंगे। तो आप इस प्रोग्राम को ध्यान से सुनते रहिए। लेकिन चर्चा को मैं आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा, और वो ये निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं साथियों, तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे चैनल को हमारे, तो आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस तैयार होंगे एस्ट्रोलॉजी पर, डिफरेंट टॉपिक्स पे, वे सब आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे और उनके द्वारा एक अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सकेगी समय पर। तो आइए साथियों, ये भी तो जानना जरूरी है ना कि भाई अप्रैल का महीना है और सारी बातें हो रही हैं राशिफल को लेकर के, तो कौन सा ऐसा ग्रह है कि जो हमारे अगेंस्ट में है, कौन सा ग्रह ऐसा है जो हमारे लिए शुभ रिजल्ट देने जा रहा है। तो ये तो हर व्यक्ति की जिज्ञासा होगी जानने की। तो इसीलिए हम बहुत संक्षेप में आपको ग्रहों की स्थिति से भी अवगत कराते हैं राशिफल की चर्चा करने से पहले। तो साथियों, ठीक मेरे पीछे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, और ये आप कर्क लगन राशि के जातकों का चार्ट है। इसमें हमने ग्रहों की स्थिति जो है उसको बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना युति और संबंध बना करके किस राशि में किस भाव में बैठा हुआ है, और या फिर अकेला बैठा हुआ है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा या फिर नहीं करेगा। तो साथियों, ऐसी स्थिति है। तो आइए बहुत जल्दी से जान लेते हैं। ये कर्क लगन राशि के जातकों के चार्ट में जहां पर आप देख रहे हैं कि 12 नंबर लिखा हुआ है, 12 नंबर जो लिखा है, मीन राशि है, नवम भाव है। यहाँ पर सूर्य मंगल और शनि की युति बनी हुई है, त्रिग्रही योग बना हुआ है। तो यहाँ पर सूर्य जो बने हुए हैं वो माह के आरंभ से हैं साथियों। मीन राशि में उनकी मित्र राशि है ये, लेकिन ये यहाँ से 14 अप्रैल को निकल जाएंगे। निकल करके कहाँ जाएंगे? अगले घर में जाएंगे, मेष राशि में जाएंगे, जहां 1 नंबर लिखा हुआ है वो मंगल की राशि है। और सूर्यदेव की ये उच्च राशि भी है साथियों, यानी कि सूर्यदेव जैसे ही यहां पर एंटर करेंगे 14 अप्रैल को, और माह के अंत तक वो यहां बने रहेंगे, वो अपनी उच्च राशि में होंगे, उच्च की अवस्था होगी सूर्यदेव की। और 14 तारीख से 19 तारीख तक यहां उनको शुक्र, हालांकि उनके शत्रु ग्रह हैं, आपस में शत्रुता है सूर्य शुक्र की, शुक्र भी उनके साथ रहेंगे 5 से 6 दिन। उसके बाद शुक्र वहां से निकलेंगे 19 अप्रैल को मार्गी और उदित अवस्था में। शुक्र का यहां से राशि परिवर्तन शुक्र के द्वारा होने वाला है।
और ये फिर जब यहां से निकलेंगे 19 अप्रैल को, तो ये अपनी स्वयं की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, जहां 2 नंबर लिखा है वो इनकी अपनी राशि है। 11th हाउस में, 10th हाउस से निकल करके 11th में चले जाएंगे 19 अप्रैल को, और फिर ये वहां माह के अंत तक बने रहेंगे मार्गी और उदित अवस्था में। बहुत अच्छी पोजीशन रहेगी शुक्र की भी। मुझे बताते हुए भी बड़ा अच्छा लगता है कि जब कुछ ग्रहों की स्थिति अच्छी होती है, अच्छी होने जा रही होती है, तो मुझे बताने में भी बहुत खुशी होती है। मगर जब कोई ग्रह की स्थिति खराब होती है, नीच अवस्था में, अस्त अवस्था में, या कोई कुछ अशुभ योग बन रहा होता है, तो मुझे बताते हुए भी थोड़ा सा तकलीफ होती है, क्योंकि मुझे पता है कि वो स्थिति जो है जातकों के लिए सही नहीं है, इसलिए। लेकिन उपाय हैं हमारे पास ज्योतिषीय, अगर हम उनको करेंगे निश्चित रूप से बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। तो साथियों, शुक्र की स्थिति भी हमने आपको बता दी। अब आते हैं मंगल पर। तो देखिए, मंगल जो यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी मित्र राशि मीन में, नवम भाव में, सूर्य शनि के साथ, ये यहाँ पर आएंगे 2 तारीख को, 2 अप्रैल को। और जब ये यहाँ पर आएंगे, इसमें प्रवेश करेंगे, ये इनकी अपनी मित्र राशि है जैसा मैंने कहा अभी, और इनका जब प्रवेश हो जाएगा तो ये माह के अंत तक बने रहेंगे इस राशि में। और ये 14 तारीख से इनका मतलब 2 तारीख से लेकर के और 14 तारीख तक तो इनका साथ सूर्य के साथ रहेगा, और 2 तारीख से लेकर के माह के अंत तक शनिदेव के साथ ये रहेंगे। और पूरे माह ये मार्गी भी रहेंगे, उदित भी रहेंगे, ना ये अस्त हैं ना वक्री हैं। अब आ जाते हैं शनि पर। शनि की स्थिति क्या है? शनि तो देखिए अभी अपनी समराशि है, ये मीन राशि, जहां पर बने हुए हैं अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ और मंगल के साथ। दोनों ही उनके शत्रु हैं, उनको मानते हैं शत्रु अपना शनि। लेकिन शनि की स्थिति अपनी भी कमजोर है। क्यों कमजोर है? अस्त अवस्था में है, क्योंकि सूर्य के नजदीक है। अब क्योंकि ये सूर्य के नजदीक इनकी नजदीकी बनी हुई है, तो ये अस्त हो गए हैं, तो अस्त अवस्था में है। लेकिन ये 11 अप्रैल को, 14 अप्रैल को सूर्य निकल जाएंगे जैसा हमने कहा, तो 11 अप्रैल को ये उदित हो जाएंगे, उदय हो जाएगा इनका। और जैसे ही शनि देव का उदय होगा, ये होगा इनका उदित अपना 11 अप्रैल को, तो उसके बाद इनकी स्थिति कुछ थोड़ा बेटर हो जाएगी। लेकिन मंगल जैसे क्रूर पापी और उधर शनि जैसे पापी ग्रह, 2 ग्रह बैठेंगे एक साथ, तो थोड़ा सा ये एक अशुभ योग है, अच्छा योग नहीं कहा जाएगा शनि मंगल की युति का। रहेंगे ये इसी राशि में शनिदेव पूरे माह। बात कर लेते हैं राहु की। तो राहु जहां पर 11 नंबर लिखा है, ये अष्टम भाव है, 8th हाउस। और राहु भी अपनी ये जो अष्टम भाव में 11 नंबर है, कुंभ राशि है शनिदेव की, और ये राहु के परम मित्र हैं। ये राहु के मित्र हैं, तो राहु के मित्र होने से ये पूरे माह इसी राशि में बने रहेंगे। और इनका जो संबंध है माह के आरंभ से लेकर के और माह की 10 तारीख तक अपने समग्रह बुध के साथ भी रहेगा। लेकिन 10 अप्रैल को बुध जो है साथियों, वो यहां से राशि परिवर्तन करते हुए अगले घर में जाएंगे, अपने समग्रह शनि के साथ जाएंगे, मतलब बैठेंगे जाकर के, और अपने मंगल के साथ बैठेंगे समग्रह के साथ। लेकिन वो उनकी राशि नीच की है, बुध की। तो बुध अपनी नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं 10 अप्रैल को मार्गी और उदित अवस्था में, और 30 अप्रैल को ये फिर यहां से दोबारा राशि परिवर्तन करके अपनी नीच राशि से निकल करके प्रवेश करेंगे मेष राशि में, जहां 1 नंबर लिखा है, बिल्कुल महीने की अंतिम तारीख को। तो ये स्थिति जो है इनकी है। और केतु की भी विषय आपके बात करेंगे, केतु के विषय में भी। पहले बृहस्पति के विषय में बता देते हैं। बृहस्पति जहां पर 3 नंबर लिखा है, ये मिथुन राशि है बुध की। हालांकि बृहस्पति इसको अपना शत्रु मानते हैं, बुध को शत्रु राशि हुई है, द्वादश भाव है, 12th हाउस। और ये यहाँ पर मार्गी और उदित अवस्था में पूरे महीने बने रहेंगे। केतु भी अपनी शत्रु राशि सिंह में, जहाँ 5 नंबर लिखा है, 2nd हाउस है, द्वितीय भाव है, यहाँ पर पूरे महीने बने रहेंगे। यह है ग्रहों की स्थिति। हालांकि यहाँ पर राहु और केतु के द्वारा काल सर्प योग का भी निर्माण हो रहा है। तो ये जो स्थिति है, थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ नुकसान करेगी, लेकिन हाँ ये है कि जो भी परिणाम आपको प्राप्त होंगे वो संघर्ष के बाद ही होंगे। संघर्ष आवश्यक है। बहुत लोग सोचते हैं कि हम इजी गोइंग रहेंगे लेकिन अच्छे रिजल्ट्स आ जाएं, कैसे ही आ जाएं, वो ऐसे हालात नहीं रहने वाले। तो अब मैं आपसे सबसे पहले बात करता हूं आपके अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के, यानी कि आपके प्रोफेशन करियर को लेकर। करियर में शुरू से ही शुक्र बैठे हैं साथियों, जो कि 19 अप्रैल तक मैंने बताया कि रहेंगे। तो आपके करियर से रिलेटेड काफी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होती रहेगी शुक्र के द्वारा। लेकिन 14 अप्रैल को जैसे ही सूर्य यहां पर आएंगे, आप किसी बड़ी तब्दीली के लिए तैयार रहिए, कोई बड़ा परिवर्तन। और परिवर्तन ये आपके पदोन्नति, आपकी उन्नति, आपके सफलता प्राप्ति के रूप में आपको मिलने वाला है। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको अपने कार्य क्षेत्र में मिल सकती है, या आपका दायरा बढ़ सकता है जिम्मेदारियों का। आपका पदोन्नति भी होने का बहुत अच्छा योग बनेगा सूर्य के यहाँ पर रहने पर, और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। पॉलिटिक्स में अगर आप हैं तो वहां पर भी आपका रुतबा प्रभाव बनेगा और बढ़ेगा। और सुख सुविधाओं का भी लाभ आप 19 अप्रैल तक तो बहुत अच्छे तरीके से ले सकेंगे। लेकिन उसके बाद आपको थोड़ा सुख सुविधाओं को त्यागना होगा, क्योंकि फिर सूर्य जो होंगे तो वो आपको, क्योंकि मान सम्मान यश
आपको दिलाने वाले हैं, तो फिर आपको अपना पूरा फोकस अपने कार्य पर ही करना होगा। मगर आय के जो साधन है 19 अप्रैल से बहुत अच्छे बनने वाले हैं। 19 अप्रैल से धन आता हुआ आपके हाथों में भी दिखाई देगा, मित्र आपको पूरा सहयोग देंगे 19 अप्रैल के बाद। और जहां तक सेविंग्स का प्रश्न है, तो मैं सेविंग्स को लेकर के थोड़ी समस्याएं हैं। तो सेविंग्स अगर आप चाहते हैं कि अच्छी और बेहतर हो, तो काले सफेद रंग के कुत्ते को आप रोटी खिलाएं। अगर सरसों का तेल लगा के उसको खिलाएंगे या दूध पिलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और सूर्य देव को आप जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही गणपति जी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें, नियमित रूप से करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको दूर दराज की यात्राओं में करने में दिक्कतों का सामना करना ना पड़े और आपका पराक्रम भी अच्छा बना रहे, तो आपको गणपति जी की पूजा जरूर करते रहना चाहिए नियमित रूप से। तो साथियों, अब आगे आपको बताना चाहते हैं कि पारिवारिक संबंध आपके कैसे रहेंगे। पारिवारिक संबंधों की जहां तक बात है, तो देखिए पारिवारिक संबंधों में थोड़ा सा ऊपर नीचे की स्थिति दिख रही है। तो मैंने आपको बताया कि गणपति जी की पूजा आप जरूर करते रहिएगा, तो उससे आपके पारिवारिक संबंध जो है वो अच्छे रहेंगे। और सूर्य देव को भी जल देते रहिए, उससे भी पारिवारिक संबंध अच्छे बने रहेंगे। प्रेम संबंधों की भी बात कर लेते हैं कि भाई आप कर्क राशि के जातकों की देखिए, यहाँ प्रेम संबंधों वाली जो स्थिति है वो कुछ डिफरेंट टाइप की दिख रही है। और वो ऐसी स्थिति दिख रही है कि एक तो होता है कि देखिए प्रेम ही है और प्रेमिका है, वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और एक दूसरे के प्रति उनके दिलों में चाहत है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपनी चाहत का पूरी तरीके से इजहार ना कर पाए, या मिलने के बाद जो बात आपके दिल में चल रही है कि मैं ये बात करूंगा या ये बात करूंगी, ये मुझे बोलना है, वो सारी बात आपकी वहां जाकर के जब आमना सामना होगा साफ हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके का ये प्रेम की ओर इशारा है साथियों। और मैं यहाँ पर आपको कहने का मतलब ये है कि प्रेम होते हुए भी, एक दूसरे के प्रति आपस में अट्रैक्शन भी होते हुए, सब कुछ होते हुए भी प्रेम सक्सेस नहीं होता हुआ दिख रहा है। जबकि दोनों तरफ कमी नहीं रहेगी किसी चीज़ की एक दूसरे के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए इतना होने के बाद उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक है। बात कर लेते हैं शिक्षा को लेकर के कि शिक्षा कैसी रहेगी। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, तो शिक्षा में भी आपको अधिक प्रयत्न करने होंगे, चाहे वो आप हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर आप नॉर्मल एजुकेशन वाले। आप जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे साथियों, जब तक पूरा परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक बात बनती हुई नजर नहीं आती है। इसके बाद बात करते हैं संतान को। संतान के केस में भी सेम यही हालात है कि संतान को भी अपने जिस हिसाब से आप प्लानिंग करके मेहनत करके चाहेंगे कि ये रिजल्ट समय निकाल करके देना है अपने माता पिता को, उनकी ऐसी इच्छा है कि वो चाहते हैं हमसे, ये अपेक्षाएं हैं उनकी, तो वो अपेक्षाएं आप पूरी तरीके से उनकी फुलफिल करने में पूरी तरह सक्सेस नहीं रहेंगे, कमियां रहेंगी। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। आपको जो उपाय हमने बताए हैं कर्क लगन राशि के जातकों को, वो जरूर करते रहिएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर फिर बता दें, मैंने जैसा कहा कि पूरी तरह से सक्षम नहीं रहेंगे रिजल्ट देने में, संतान हो या नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हो। लेकिन 19 अप्रैल से आप अगर कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट्स, ऐसा नहीं है कि आप खाली हाथ रह जाएंगे, आपके हाथों में कुछ ना कुछ रिजल्ट्स जरूर होंगे। और उपाय आप अवश्य करें जो आपको बताए गए। जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, स्वास्थ्य आपका पूरे महीने कर्क राशि के जातकों का काफी ठीक रहने वाला है। यानी कि ऐसा कुछ नहीं लगता है कि आप स्वास्थ्य के कारण आपकी कोई डे टू डे की लाइफ इंटरप्ट हो, आपके लिए ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो जाएं स्वास्थ्य के कारण, वो कोई दूर तक ऐसी संभावना नहीं है साथियों। तो जो आपको उपाय दिए गए हैं वो करते रहिए और पूरे महीने करिए। और कर्क लगन राशि के जातक जो हैं वो अपना महीना बढ़िया सुकून से निकालिए। तो साथियों, ये था हमारे आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली राशिफल अप्रैल 2026 का। ये वीडियो, ये चर्चा अगर आपको हमारी पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें, ताकि दूसरे जो कर्क लगन राशि के जातक हैं वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का कुछ अच्छा लाभ ले पाएं। और अभी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर आपसे निवेदन कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनते हैं वे सभी वीडियोज़ एक एक करके आप तक पहुँचें और उनके द्वारा जानकारी आपको प्राप्त हो समय पर, तो फिर बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर दीजिए। इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।